ज्योग्राफिकल थॉट में देखो, अभी तक हम लोगों ने एंशिएंट पीरियड में, इसको समझते हैं फटाफट। एंशिएंट पीरियड में हम लोगों ने किसको किसको देखा अभी? एक तो ग्रीस था, दूसरा क्या था? रोमन्स थे। इन दोनों के ज्योग्राफर को देखे, इसमें कितने थे? 13, और इसमें कितने हुए? 4। इसका मतलब देखो 17 थिंकर्स को आप जान गए। 17 थिंकर्स के बारे में अगर आप मान लो दो दो पॉइंट जानते हो तो 34, 34, तीन तीन पॉइंट जानते हो तो 51, अगर 4 पॉइंट जानते हो एवरेज तो 68, यानी कि 70 एवरेज लिया जाए तो फैक्ट्स आपको याद लगभग हो गया हो। अगर इसको एक दो बार रीडिंग दे ले तो साथ के साथ ये रहेगा याद। इसके बाद का टाइम आता है, वो आता है अरबियन ज्योग्राफर्स का। बेसिकली अरबियन ज्योग्राफर्स उस टाइम पे था जब यूरोप में क्या चल रहा था? डार्क एज। तो सीरीज में लगाने के लिए देगा तो आप ऐसे रखें, ग्रीस, रोमन, अरबियन, डार्क एज, और फिर ऐसे करके, क्योंकि टी इन ओ वाला जो मैप है उसको अरबियन ज्योग्राफर्स के टाइम पे लिया, तो आप उसके बाद ही रख लीजिए साथ में, ठीक है। आमतौर पे ये जो टाइम पीरियड है उसके हिसाब से हम चलते हैं, देखते हैं यूरोप में क्या चल रहा होता है। तो जिस समय कहा जाता है कि पूरा मेडिटेरियन सी का चारों तरफ का रीजन, जिन जगहों पे आपने रोमन और ग्रीस वालों को देखा था कि वो अपना काम किए थे, होमर, थेल्स, एनेक्जिमेंडर, इन लोगों ने जो काम किया, स्ट्रेबो, प्लिनी, टॉलमी, इन लोगों ने जो काम किया, उन एरियाज के स्कॉलर्स की कंडीशन अच्छी नहीं रही बाद में, क्योंकि धर्मांधता या कहा जाए कि एक ब्लाइंड जो रिलीजन को लेकर के उनमें एक कट्टरता थी, उसके वजह से इन विद्वानों की कंडीशन सही नहीं रही। एक टाइम ऐसा आया जब कहा जाता है कि जेरूशलम एक सेंटर बनता है, जीसस क्राइस्ट का वहां जन्म होता है, और कहा जाता है कि जीसस क्राइस्ट क्रिश्चियन का जो पुरानी मान्यता थी, जो ओल्ड टेस्टामेंट के बेस पर चलता था, उस ओल्ड टेस्टामेंट के अकॉर्डिंग, जैसे अपने यहाँ वैदिक रिलीजन में था कि धर्म के लिए कर्म करना, और कर्म के लिए यज्ञ, वेदी, हवन कुंड, ये सब जो चीजें थी, कर्म कांड, वो बड़े लेवल पे था, बलि बड़े लेवल पे था। ओल्ड टेस्टामेंट जो प्रोटेस्टेंट वाले थे क्रिश्चियन का, वो उसी तरह से उसमें जीते थे, जिसमें बलि प्रथा थी, जिसमें कि अगर तुम गलती करते हो तो तुम खून दो, तुम्हें बलिदान देना पड़ेगा, तब वो पाप तुमसे दूर होगा। ये सब चीजें बड़े लेवल पे थी। इस बीच कहा जाता है कि जीसस क्राइस्ट का जन्म होता है जेरूशलम में, और ये उठते ही बोलते हैं कि ईश्वर हमारे फादर, हमारे पिता की तरह हैं, और वो हमसे प्रेम करते हैं, हमारी सभी गलतियों को बहुत आसानी से माफ कर देते हैं, इसलिए ईश्वर कोई बलि कभी नहीं मांगता। हम संसार में एक दूसरे से प्रेम के लिए जन्म लिए हैं, इसलिए हमें एक दूसरे से मिलजुल कर पीसफुल वर्ल्ड का निर्माण करना चाहिए, हमें बहुत शांति से रहना चाहिए। अब जैसे एक नए उपदेश की बात होती है और फिर एक बुक के फॉर्म में क्या आता है? बाइबल। अब ओल्ड टेस्टामेंट और बाइबल के बीच का जो स्ट्रगल है, दोनों के अपने फॉलोअर समर्थक थे। बड़े लेवल पे यूरोप में धर्मांधता हुई और हिंसा शुरू हो गया, वायलेंस। जीसस क्राइस्ट को कहा जाता है सूली पे चढ़ा दिया गया। सूली पे लटकाने के बाद कहा जाता है कि मतलब ऐसी उसमें कहानी है कि बाद में 3 दिन बाद वो जो है सो कब्र से बाहर निकल आते हैं, मरते नहीं, उनके रक्त की बूंदें उनको लेकर के तरह तरह कहानी है। तो यहाँ आप यही जानिए कि जीसस क्राइस्ट जिस सत्य को लेकर के, जिस पीस को लेकर के, जिस लव अफेक्शन, इन चीजों को लेकर के दुनिया को बनाना चाह रहे थे, वो पहले के बिल्कुल अगेंस्ट बोल रहे थे। जैसे अगर महात्मा बुद्ध खड़े हुए होंगे, महावीर खड़े हुए होंगे वैदिक पीरियड के कर्म कांड के अगेंस्ट, तो उतना आसान नहीं रहा होगा उनका लाइफ भी, बड़ा मुश्किल हुआ होगा। लेकिन हमारे यहाँ की धार्मिक कट्टरता उतने बड़े लेवल पर नहीं था जो बुद्ध को ही काट के हटा दे और उनको फांसी पे चढ़ा दे, या उनको बिल्कुल ही तरह तरह की यातनाएं दे सके। तो बुद्ध और महावीर को अपनी बातें रखना आसान हुआ अपेक्षाकृत वेस्टर्न के, लेकिन वेस्ट में इतना आसान नहीं हुआ। जीसस क्राइस्ट को फाइनली कुर्बानी देनी पड़ी, और उसके बाद जो स्थिति बनी यूरोप की, बड़े लेवल पे खराब बने। कहा जाता है कि 700 लेकर के 1000 साल तक का एक इतिहास, जो धर्म के नाम पे सिर्फ लोग दंगे में ही व्याप्त थे, अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए मर रहे थे, एक दूसरे की हत्या कर रहे थे, यूरोप खून से लथपथ। उस दौर में कहा जाता है कि अगर किसी ने ज्योग्राफी के कमांड को थामा तो वो थे अरब के ज्योग्राफर्स। अब सऊदी अरबिया के ज्योग्राफर्स उन्हीं जगहों पे जाकर के मेडिटेरियन सी के उन्हीं किनारों पर, वही अलेक्जेंड्रिया, वही साइप्रस का एरिया, वही फोनेशियंस के जगह, उसी इटली के आसपास के रीजन,
में जाकर के फिर ये लोग काम करना शुरू किया और फिर इनकी थिंकिंग, इनके थॉट से ज्योग्राफी आगे बढ़ा। और खास करके कहा जाता है कि इन अरब ज्योग्राफर्स ने फिजिकल ज्योग्राफी में अपना ग्रेट कंट्रीब्यूशन दिया। और वह फिजिकल ज्योग्राफी चाहे क्लाइमेटोलॉजी का हिस्सा हो, सीजन्स हो, या फिजियोग्राफिक रीजन्स का इम्पैक्ट, ह्यूमन लाइफ और इन्वायरमेंट का रिलेशन कैसे एक दूसरे को प्रभावित करता है, इन सब पे इन लोगों ने किया। ये तो था उसका कॉन्सेप्चुअल। जब टाइम आगे बढ़ा, अभी जितने लोगों को पढ़े होंगे सबके नाम के आगे जो उनका डेथ है या उनका जो बर्थ है उसमें सब में बीसी लगा हुआ मिलेगा। ये चल ही रहा था इसी तरह से। लेकिन अब धीरे धीरे हम एडी की तरफ जा रहे हैं और एडी में डार्क एज की कंडीशन बनती है। उस समय टी इन ओ जो मैप है, टी इन ओ मैप को दिया गया कि जो जेरूसलम का एरिया है, यानी इजराइल, आज के डेट में कहा जाता है कि वो जगह घेरा हुआ है वो जगह विवादास्पद, कंट्रोवर्शियल है, उसको लेकर के बड़े लेवल पे दंगा हो सकता है। इसलिए इजराइल की कैपिटल नहीं बन पाया आज तक। इजराइल एक नई कंट्री के रूप में 1947 में जैसे इंडिया हुआ वैसे इजराइल का एस्टेब्लिशमेंट तो हो गया, लेकिन फिलिस्तीन से अलग एक स्वतंत्र देश के रूप में इजराइल को कैपिटल नहीं मिला। कैपिटल विवादित जगह पे है, क्योंकि कैपिटल जहां पर है वहां जीसस क्राइस्ट का जन्म स्थल बताया गया। वो पुराना चर्च जो उस समय का था वो वहां पर है। उसके बाद कहा जाता है कि बाद में इस्लाम के लोगों ने जब उस जगह पे अपना कब्जा किया तो इन्होंने वहां पे एक मस्जिद बनाई बहुत बड़ी सी। तो एक ऐसा जगह जहां पे चर्च और मस्जिद दोनों है आज के दिन, उस जगह को कवर कर दिया गया वर्ल्ड कम्युनिटी के जरिए कि अगर फिलिस्तीन और इजराइल में से किसी को भी एक को जेरूसलम देते हैं तो विवाद हो, जब मिलेगा तो दोनों को मिलेगा, नहीं तो उस एरिया को कवर कर दीजिए। आज भी वो विवाद चल रहा है। ये जो कंडीशन है उस दौर का, उस दौर में जो मैप जो दिया गया ना जिसपे चर्चा होती ये ऐसे है ना। ये जो टी इन ओ जो है ये ऐसे ही है ना, इसको हटा देना यहां से। टीन ओ, अब देखो ये जो खाली जगह है इन सारे जगहों पे ये पानी है। ये वाला हिस्सा क्या है, वाटर वाला हिस्सा। और ये जो तीन पार्ट है ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये लैंड वाला हिस्सा है। इन तीनों जगहों में आपको एग्जाम में जब कभी अगर जैसे यूपीएससी वाले पूछ देते थे ऐसे मैप का ही नाम पूछ देता है। इसमें बताइए कौन सा एशिया है, ए है, बी है, सी है। एशिया क्या हो जाएगा, बी वाला हिस्सा को क्या कहा, एशिया कहा। ए वाले हिस्से को क्या कहा, और सी वाले को, ये अफ्रीका जो है जिसको लीबिया कहा जाता था ये अफ्रीका है। अब बीच में ये मेडिटेरियन सी का हिस्सा और यही एशिया में कहा जाता है। इस जगह पे देखोगे, इस जगह पे क्या है, जेरूसलम है। और ऊपर थोड़ा जाओगे तो क्या है, यहाँ पर हेवन है, स्वर्ग है। ये सारी चीजें टीन ओ मैप में बताया गया था। अब आपको ध्यान रखना है कि टीन ओ मैप जो है हम डार्क एज के दौरान पढ़ते हैं, क्योंकि जेरूसलम चूंकि उस समय मेन अड्डा बन गया था और डार्क एज की पूरी कहानी इसी जगह पे रची गई थी। तो हमें ये मैप पढ़ना होता है और पूछा जाता है अक्सर कि टी इन ओ जो है मैप एज को हम किस समय मानते हैं। उसमें एग्जाम्पल में आपको उदाहरण में ऑप्शन में डार्क एज मिलता है। इसके पढ़ने का एक ही मकसद होता है कि इस दौर में
जो यूरोप सेंटर था वो यूरोप अब किधर की तरफ शिफ्ट कर गया, एशिया के इजराइल वाला हिस्सा जहां जेरूसलम स्थित है वो जगह सेंटर हो गया। अब कहा जाता है जेरूसलम में बैठा हुआ एक व्यक्ति अगर ये कह रहा है कि पूरी दुनिया का सेंटर जो है वो जेरूसलम है, इसी के अराउंड वर्ल्ड मूव कर रहा है, और चूंकि जेरूसलम के बीच में बैठा हुआ मैं जो कह रहा हूं वही सच है, इसलिए इसी बात को मान। एक रोम में बैठ के कह रहा था, ओल्ड टेस्टामेंट के अकॉर्डिंग अलग चीजें चल रही, बाइबल के अकॉर्डिंग चीजें अलग चल रही हैं। इस कंडीशन में यूरोप पूरी तरह से धर्म के नाम पे दंगे में फंस गया। तो इसको आप 3 O मैप को याद रखें। हमें इससे पहले अरबियन जोग्राफर्स को इसी बीच में पढ़ लेना है ताकि समझ में आएगा कि इस दौर में फिर अरब के जोग्राफर्स ने किया क्या है। उसके लिए आपको क्या करना है, अरबियन जोग्राफर्स के नाम जैसे वैसे फिर सीरीज में कर लेंगे, और नाम सीरीज में करने के बाद आप एक एक के बारे में 2-2 4-4 पॉइंट जो स्टोरी बताऊंगा, जो कार्टून जैसे बनाए, अगर उसको कर लेते हो वैसे ही तो वो याद रह जाएगा। अदरवाइज बुकलेट से आप चाहें तो लाइन बाय लाइन आप रट सकते हैं वहां से। अभी देखो कहानी जैसे जैसे हम ये पिक्चर बना रहे हैं आप पहले उसको समझने की कोशिश करना। थोड़ा बहुत तो मस्जिद तरह लग रहा है, साहिबा बताइए, थोड़ा बहुत लग रहा है ना। हाँ लग गया, बस समझ जाओ। अब बताओ। अब बताओ ये कौन लग रहा है। अब ये क्या लिखा समझ तो गए ही होंगे, बोलना नहीं। नुपुर शर्मा अभी जेल में ही, तो अभी ऐसे समझना कि अरबिया में एक व्यक्ति बहुत बुजुर्ग हो चुके थे और नाम था इनका इब्न सीना। व्यक्ति कौन थे, इब्न सीना, नाम याद रखना। इब्न सीना बुजुर्ग हो चुके थे तो इन्होंने, इनको लगा कि अब तो मैं मरूंगा ही, क्योंकि ये फादर ऑफ अरबियन ज्योग्राफी कहलाते हैं। क्या कहा जाता है इनको, फादर ऑफ अरबियन ज्योग्राफी, अरब भूगोल के ये पिता है। तो ये एक जगह बैठ करके बोले कि अब आज लग रहा है कि कुछ ही दिनों में हम निकल लेंगे, इससे अच्छा है कि सब जितने भी जोग्राफर्स हैं हमारे अरब के, सबको निमंत्रण दे देते हैं कि सब आकर के मस्जिद पर इकट्ठा हो, हमसे मिलो, और हमारे सीने में जो भी राज होगा हम आपके सामने रखेंगे, और फिर हो सकता है कि अलविदा करेंगे इस दुनिया को। तब ये क्या करते हैं कि बारी बारी से सबको बुलाते हैं। अब बुलाने पे इनके पास पहले कौन आता है, फिर कौन आता है, फिर कौन आता है, फिर कौन आता है, फिर कौन आता है, और ये खुद 7 नंबर पे, और फिर कौन आता है, और फिर कौन आता है। बारी बारी से आएगा और सबकी नंबरिंग आप करते जाएंगे, ठीक है।
अब चूंकि फादर ऑफ अरबियन ज्योग्राफी, एक तरह से अरब भूगोल के पिता ने बुलाया है, तो सब भाग भाग के जो जहां होगा वहीं से आएगा ना। एक व्यक्ति सोचो मेडिटेरेनियन सी में उधर जो है गया ही था अभी खुद घूमने मौसम के अकॉर्डिंग, वो देखे कि एकदम से कॉल आ गया, तो हवाओं में बताना कि देखो कैसे आ रहे हैं वो। रामायण महाभारत जहां भी ऐसा देखे होगे ना, बताना। समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत। कैसे आ रहा है ये, हवाओं में उड़ के ही चल दिया। वो करता क्या, जहां था वहीं से चल दिया। अब बताओ कोई आकाश मार्ग से हवाओं में उड़ते हुए कि बजरंग बली की तरह आ रहा है, जय श्री राम, है ना, और वहां सीधा चल दिए। तो ये पहले ये गम लिए होंगे कि अभी मौसम कैसा है, इसका मतलब कि इनको मौसम शब्द जो है पता हो। और मौसम शब्द आरंभ में क्या कहलाता है, किसके लिए यूज होता है, मानसून के लिए। भूल गए, मानसून के लिए। इनको पता है कि किस मौसम में किस दिशा में हवा चलती है, तो ये सीधे उड़े कि अभी मौसम सही है, निकल ही लेते हैं, वहां से कॉल आ गया। ये अकॉर्डिंग टू मौसम जो सीजनल विंड चलती है उसका इनको ज्ञान था, और उसी हवा में ये वहां से चल दिए। तो अब आपसे ये पूछा जाएगा कि जो मॉनसून है उसकी खोज किसने की, और नाम आप किसका लेते हैं, अल मसूदी। अल मसूदी। तो ये पहला व्यक्ति कौन आया, अल मसूदी। अल मसूदी फर्स्ट पर्सन है। और अल मसूदी ने किसकी खोज की थी, मानसून की, क्योंकि हवाओं में इनको आना था तो मानसून खोज कर लिया। अब सोचो आकाश से कोई व्यक्ति आ रहा हो, आकाश मार्ग से, उसको तो सब कुछ जमीन का दिख रहा होगा ना। उन्होंने देखा कि कॉन्टिनेंट और ओशन का बाउंड्री कैसे एक दूसरे से टच किए हुए, किस ओशन का पानी कैसा है, किस ओशन का पानी का टेम्परेचर कैसा है, ये सारा चीज ये आकाश से देखते हुए आ रहा है। फिर कुछ दूर आगे चलने के बाद देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों के इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग लोग वहां पर अपना लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं। तो मेन इन्वायरमेंट के रिलेशंस को इन्होंने बकायदे ऊपर से देखते हुए आया। और कहा जाता है कि जब इनको मौसम, इनको क्लाइमेट, इनको इन सब की जानकारी अच्छी थी, ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशन को इन्होंने समझा, फिर इनसे पूछा गया कि भाई आपने क्या क्या देखा। तो ये बोलते हैं कि देखो हमने एनाल्स ऑफ टाइम जब किया, टाइम का एनालिसिस किया, ऐसे ध्यान रखना, अपनी भाषा में करें एनाल्स ऑफ टाइम करके, है ना। तो एनाल्स ऑफ टाइम जब किया तो हमें दिखाई दिया कि रास्ते में एक कहा जाता है, एक होता है गोल्ड ऑफ, क्या है, मिडोज, मिडोज ऑफ गोल्ड एंड प्रीसियस, प्रीसियस स्टोन्स, यानी कि सोने की चरागाह और जवाहरात की खाने, ऊपर से देखते हुए आए, है ना। उसको क्या बोलेंगे, माइंस ऑफ गोल्ड, है ना। और प्रीसियस स्टोन की बात कर, सोने की चरागाह। तो इन्होंने सोने की चरागाह देखा कि भाई कैसे सब इधर उधर चरागाह वाले लेके जाते हैं, और प्रीसियस स्टोन को भी आकाश से देखा। और एनाल्स ऑफ टाइम हमने कहा कि टाइम का एनालाइज करके इन्होंने इस चीज को रखा, मैन इन्वायरमेंट रिलेशन को लेकर के चला। यानी कि आपको माइंड में ये रखना है कि आकाश से आने वाला व्यक्ति कुछ भी देख सकता है, ओशन कॉन्टिनेंट देख सकता है, तो कुछ नहीं आपको सोचना है ओशन कॉन्टिनेंट के बारे में स्टडी किसने किया, उनके बाउंड्री को किसने डिसाइड किया, अल मसूदी ने। क्लाइमेट के बारे में जानकारी किनको थी बेहतरीन, अल मसूदी को। मानसून की खोज किसने की, अल मसूदी ने किया। अब कह रहा है सोने की चरागाह और जवाहरात की खाने, जो माइंस ऑफ प्रीशियस स्टोन कहते हैं, है ना। ये आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने ऊपर से देखा कि तरह तरह के जगहों पर क्या क्या फिजियोग्राफिक रीजन में पाए जाते हैं। क्लियर रहेगा। जब ये सोचो कि इसके आकाश के ऊपर से आए होंगे, इन जगहों का एक्चुअल विवरण जो है ऊपर से इन्होंने किया, एनाल्स ऑफ टाइम, ये ध्यान रखना, एक टाइम का एनालाइज इन्होंने करके बताया। अब बताओ टाइम कम लगा होगा इनको पहुंचने में, तो पहले कौन पहुंचा, अल मसूदी, ये ध्यान रखिए। फर्स्ट नंबर पे आप ले रहे हैं किसको, अल मसूदी को, रहेगा याद। मानसून याद रह जाएगा तो चीजें खुलनी शुरू हो जाएंगी। दूसरे नंबर पे आप देखो एक व्यक्ति, आप बताना कि ये क्या है, कहां से आ रहा है।
आप बताएंगे कि ये क्या है? क्या है? गराती। अब ये देखो, ये व्यक्ति आ कहां से रहा है? क्या लग रहा है कहां से आ रहा है? अब खेत से आ रहा है, इसका मतलब पक्का एग्रीकल्चर ज्योग्राफर होगा। अभी जहां जो था देखो, ये कहीं गए हुए थे, वहां से उड़ के चल दिए। ये खेतों में काम कर रहे थे क्योंकि एग्रीकल्चर ज्योग्राफर थे बेचारे, ये वहीं से चल दिए गराती लेते हुए। चलो अब बुला दिया है इब्न सीना साहब, चलना ही पड़ेगा। ये जैसे यहाँ जाते हैं, ये बेचारे दरअसल क्या होता है, बोल नहीं सकते, ये हकले होते हैं। कैसे होते हैं? करने वाला हकले। तो जो हकले होते हैं, तो ये इनका नाम क्या रख दिया गया? हकला तो कह नहीं सकते, खराब लगेगा। इब्न हाकल। क्या नाम है? हाकल। ये हकले हैं। हाकल साहब जो है, जैसे यहाँ पहुंचते हैं तो इनसे पूछा जाता है कि अच्छा आप इतनी जल्दी आप भी पहुंच गए? तो ये बोल तो सकते थे नहीं। तो देखो इन्होंने क्या किया, एक फटाफट वहां खोजने लगे जैसे कोई हकला व्यक्ति कि कहीं चौक कुछ तो मिल जाए। जैसे ही चौक मिला, इन्होंने क्या किया कि ऐसे करके राउंड खींच दिए और बोला दिस इज द शेप ऑफ द अर्थ। ये क्या है? शेप ऑफ द अर्थ। क्या बना दिया? पृथ्वी की आकृति बना दी। जब शेप ऑफ द अर्थ बना दिया, उसके बाद उसके बीच क्या क्या देखो, अंदर कॉन्टिनेंट वगैरह है ना, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, ऐसे करके रूट बना दिया। इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। शेप ऑफ दी अर्थ बना दिया। और फिर अर्थ बनाने के साथ देखो, अलग अलग कॉन्टिनेंट होते हैं ना, ये साउथ अमेरिका हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ये यूरोप हो गया, एशिया साथ ज्वाइंट है ना, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, है ना। इन सभी में अलग अलग देश होंगे। तो पहले बनाया शेप ऑफ द अर्थ, फिर बताया कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के कंट्री को बताया। बोल नहीं रहे, हाकल हैं। और फिर रूट्स एंड रिल बता दिया, अलग अलग जगहों पे जाने का रूट बता दिया, रूट्स एंड रिल, रास्ते बता दिए। तब क्या कहेंगे? हकला जब गया तो इब्न हाकल ने क्या किया? शेप ऑफ द अर्थ बना के, फिर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बना के, और उन सब का रूट बना के बता दिया कैसे कहां से जाएंगे। खुश हो गए वो कि वाह, बोल तो नहीं पाया लेकिन समझा दिया। तो एक बड़े लेवल पे ज्योग्राफिकल प्रोडक्टिविटी, ज्योग्राफिकल प्रोडक्शन, ज्योग्राफी के एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर ज्योग्राफर कुछ भी पूछता है, इस खेत को याद रखना। अगर सही में खेत लग रहा है तब, नहीं तो बोलो बाजरा वजरा बना दे। लग रहा है पक्का ना? व्यक्ति कौन है? सम्मान पूर्वक बोलो। इब्न हाकल, मोहम्मद इब्न हाकल, ऐसे नहीं बोलना है, हाकल याद रखो, है ना। अगर आकर इकर गड़बड़ा गया तो हकला बोला जाएगा, नहीं तो हाकल तो कहेंगे। पक्का याद रहेगा। अब देखो, अब जो व्यक्ति आ रहा है वो दो लोग हमेशा एक साथ रहते हैं, चाहे मर जाए एक दूसरे के साथ। देखो ये दोनों कौन सा है? बताना ये क्या है? ये क्या है? बाउंड्री है कि बॉडी है? ये देखो, क्या है ये? बॉडी बिल्डर है बिल्कुल ही, सारा डोले सोले इसका हड्डी हड्डी निकला हुआ। क्या है? हाँ, जो ले लो, है ना, सनी देओल ले लो, दारा सिंह ले लो, है ना, चौधरी साहब ले लो, ये बॉडी हो गया। अब बॉडी का मतलब भी होगा उसका। अब देखो दूसरा व्यक्ति पतला सा है, देखो उसको क्या मजा आता होगा, बट वो किसी को भी धमका लेता है। कोई उसको कुछ कहता है ना, कहता बुलाओ मैं अपने दोस्त को, ये व्यक्ति किसी को भी धमका लेता है। ये दोनों रहता है एक ही साथ, दोनों के एक साथ नाम याद रखना है, ठीक है? बॉडी वाला और ये पतला वाला, क्या नाम है? एक का नाम है बलाखी और दूसरे का नाम क्या है? मकदीसी।
ये अपना सारा मकसद किसके जरिए पूरा करता था? बलाखी के जरिए। मकदीसी, बलाखी और ये मकदीसी। बलाखी बलपूर्वक वाला और ये मकसद पूरा करने वाला मकदीसी। कुछ भी इसको मकसद होता था इसी को बोलता था कि दोस्त मेरा मकसद पूरा कर दो। तो दोनों का नाम याद रखना है, बलाखी और मकदीसी। इनको कॉल गया तो दोनों एक साथ चल दिए। ठीक है। बलाखी ने क्या बनाया? अपने बल से एटलस तैयार किया, एक एटलस तैयार किया इन्होंने। तो चलो बलाखी के पास ऐसे ध्यान रखना एक एटलस है। इसने एक एटलस तैयार किया, किसका? क्लाइमेटोलॉजी का एक एटलस तैयार किया, क्लाइमेट का एक एटलस तैयार किया। और उस एटलस पे इसने क्या किया? मकदीसी ने क्लाइमेटिक जोन में बांटा। तो वर्ल्ड को क्लाइमेटिक जोन में बांटा किसने? मकदीसी ने। और उसके लिए एटलस किसने तैयार किया? बलाखी। ये क्लाइमेटिक जोन में बांटा वर्ल्ड को, क्लाइमेट। एटलस पे शो करना आसान हुआ इसको। दोनों की एक बातें बस ध्यान रखना, कभी पूछा जाएगा तो बस कि किसी ने ये किया है ना। अब देखो तो कितने नंबर पे हम लोग पहुंचे अभी तक? ये पहला कौन था? अल-मसूदी। दूसरे नंबर पे, तीसरे पे और चौथे पे? चार लोग तो आ चुके हैं। अब देखो एक व्यक्ति पांचवा इधर से आ रहे हैं, पांचवा के लिए हम एक रेड इधर जगह बना दे रहे हैं। मस्जिद के जस्ट पीछे वो ठहर गए थे। और मस्जिद के पीछे क्या था? देखो एक बड़ी सी बिल्डिंग थी, गेस्ट हाउस करके, उसी गेस्ट हाउस में। तो अगला जो व्यक्ति था पांचवें नंबर पे, उनका नाम था अल-बरूनी। क्या नाम था? अल-बरूनी। और अल-बरूनी का नाम आप सब लोग जानते हैं। कहा जाता है कि वो इंडिया में किसी के किस पे आया? निमंत्रण पे आया, है ना। किसने निमंत्रण दिया? गजनबी। भारत पे कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार। कौन? मोहम्मद गजनबी, नाम सुने हो ना। 17 बार आक्रमण किया। उस मोहम्मद गजनबी के निमंत्रण पर, इनविटेशन पे कौन आता है? अल-बरूनी। अब सोचो किसी को इनवाइट करके बुलाओगे तो कहाँ ठहराओगे? गौशाला में या गेस्ट हाउस में? गेस्ट हाउस में इनवाइट किया है ना। तो देखो ये बताओ अल्मा गेस्ट किसने लिखा? अल्मा टोलमा, टॉलमी ने। उस अल्मा गेस्ट को ट्रांसलेट किसने किया? अल-बरूनी। उर्दू फारसी में, है ना, अरबी लैंग्वेज में कौन लेके आया? उसी अल्मा गेस्ट को। मैं बताया था कि पूरे अरेबियन ज्योग्राफर उन्हीं जगहों पे काम करेगा, उन्हीं की किताबों को पढ़ेगा। वही अलेक्जेंड्रिया जो लाइब्रेरी हुआ करती थी, वही मैसिडोनिया का एरिया, वो पूरा ग्रीस का क्षेत्र, उन्हीं सब एरिया में ये काम कर रहे हैं। तो जब मान लो अल्मा गेस्ट बुक मिल गई होगी टॉलमी वाली, तो उसको ये किए होंगे ना, फारसी में चेंज किया होगा, अरबिक लैंग्वेज में लेके आए होंगे, तभी तो उस पर पढ़ पाए होंगे। तब आपको याद रखना अल्मा गेस्ट का ट्रांसलेट किसने किया? अल-बरूनी को कहाँ ठहराया गया था? गेस्ट हाउस में। गेस्ट से गेस्ट हाउस में क्यों ठहराया गया था? क्योंकि निमंत्रण पे आया था, इनविटेशन पे आया था मोहम्मद गजनबी के। अब गेस्ट हाउस से क्या याद करोगे? अल्मा गेस्ट बुक को क्या किया इन्होंने? ट्रांसलेट किया। अब बताओ जब कोई व्यक्ति इनविटेशन पे आएगा तो दिन तारीख सब डिसाइड करके आएगा ना, कि ऐसे चल देगा? तो एक तो लेंथ ऑफ द डे, दिन रात की लंबाई कौन नापा? दोपहर में दिन छोटा होता है लंबाई उसकी, छांव के हिसाब से, छाया के हिसाब से। और जैसे जैसे तिरछापन बढ़ता है दिन की लंबाई बढ़ती जाती। किसने मेजर किया था? अल-बरूनी ने। तो दिन रात की लंबाई नापते हुए वहां से चला, भाई इंडिया बहुत दूर है, इनविटेशन तो आ गया है, पहुंचेंगे कैसे? तो दिन रात की लंबाई नाप के जाओगे ना इनविटेशन पे। अब जब दिन रात की लंबाई को नापेगा तो ये भी बताएगा ना कि कहाँ लंबा दिन होता है। सबसे लंबा दिन कहाँ होता है? आमतौर पे पोल एरिया में होता है, नहीं होता?
6 महीने का दिन 6 महीने की रात हो जाती है ना। तो दिन रात की लंबाई मेजर करते हुए चला। अब जब आएगा तो इंडस रिवर भी है, अलग अलग नदियों से होकर के आएगा। तो इंडस रिवर का ओरिजिन प्लेस किधर से है, कराची के पास गिर जाती है। इन सब पे स्टडी किसने किया, अल-बरूनी का नाम लेंगे। अब आते हैं मेन की इनकी बुक। हमने कहा कि तारीख पे आएगा ना कोई, तो तारीख उल हिंद होगा, नहीं होगा, तारीख उल हिंद, किताबुल हिंद, किताब उल हिंद, तारीख उल हिंद। दो चीजें तो याद रखनी है ऐसे, तारीख से, किताब से, हिंद से। और इनकी एक फेमस बुक कौन सी है, तारीख उल हिंद हो गया, किताब उल हिंद हो गया, एक है अल मसूदी करके है ना, अल्मागस्ट का जो ट्रांसलेट किया था उसका नाम क्या दिया था, है ना, अल-कुआनन अल-मसूदी। तो आप वो ध्यान रखेंगे। हाँ, एक तो तारीख वाला याद रखना, तारीख उल हिंद और किताब उल हिंद, और अल कानून अल मसूदी याद रखना। किताब लिखा है देखो, कानून को ध्यान में रख के लिखा होगा ना, तो क्या कहोगे, अल कानून अल मसूदी। 3 बुक याद रखना बस, तारीख याद रखनी है और बुक का नाम, कानून याद रखना। क्लियर है इतना। अब उसके बाद आप देखो कि इन्होंने ट्रांसलेट कर दिया, ये तो 5वें नंबर पे थे ना, 4th के बाद 5th नंबर पे। अब देखिए 5th नंबर के बाद 6th नंबर पे देखो, एक व्यक्ति नदी में नहा रहा था, स्नान कर ही रहा था ये बेचारा। ये जान रहा था कि इनके घर पे जाने का रास्ता बड़ा लंबा है, यहां से आएंगे फिर इधर से इधर जाएंगे, या यहां से इधर से लौटेंगे, फिर ऐसे करके जाना होगा। और अभी ये था कहां पर, पानी में, ये पानी में था यहाँ। जैसे इनको पता चला, इसने भी क्या किया, तैरना शुरू कर दिया और पानी के रास्ते ही चल दिया। नाम क्या है इनका, देखो इधर ही पानी था, इधर से आ गया, ये किधर से आया, इदरिस आया। नाम क्या है, इदरिसी, अल इदरिसी। किधर से आया इदरिस आया, इदरिस आया, इदरिस आया, इदरिसी, अल इदरिसी, वाटर से आया। अब देखो तो नदी बेसिन से होके आया ना, लेकिन इस व्यक्ति ने देखो किया क्या, जिस अल्मागेस्ट को इन्होंने ट्रांसलेट किया, इस अल्मागेस्ट में इसने रिफॉर्म ला दिया, सुधार कर दिया, कुछ चीजें नई ऐड कर दी, जोड़ दिया, और उसका नाम रख दिया ज्योग्राफिया न्यू बेसिन। अदरीसी, अल इदरीसी की फेमस बुक क्या थी, सॉरी, ज्योग्राफिया न्यू बेसिन। पुराना बेसिन या नया बेसिन, न्यू बेसिन, ज्योग्राफिया न्यू बेसिन। ज्योग्राफिया न्यू बेसिन जो बुक है वो किसका रिफॉर्म फॉर्म है, अल्मागेस्ट का। अल्मागेस्ट का ट्रांसलेट किया इसने, तो ट्रांसलेट तो हूबहू होता है, उसमें कुछ आप नया नहीं किए हैं, लेकिन रिफॉर्म करके नया लिखा, तो वो किसने लिखा, और ये यूजीसी का क्वेश्चन पूछा हुआ। तो अल इदरीसी ने ज्योग्राफिया न्यू बेसिन्स करके बुक लिखा, वो बुक रिफॉर्म फॉर्म था किसका, टॉलमी के अल्मागेस्ट, रहेगा याद। अब 7वें नंबर पे स्वयं बैठे हुए हैं कौन, इब्न सीना, इब्न सीना बैठे हुए हैं, बुलाए ही थे सबको इन्होंने। इब्न सीना से पूछा गया कि ऐसा सीने में क्या राज था आपका जो बताना चाह रहे थे। ये बोले कि देखो दरअसल मैं बताना चाह रहा हूं, इस धरती पे सबसे ऊंचा लैंडफॉर्म माउंटेन है, ठीक है, और माउंटेन का पीक जो होता है, ये वाला हिस्सा, टोपी वाला हिस्सा, ये सबसे कमजोर हिस्सा होता है। ये सीने की राज बता रहे हैं कि माउंटेन का सबसे कमजोर हिस्सा कौन सा, ये वाला। अच्छा किसी छोटे बच्चे को देखो कभी गोद में लेके, ये वाला पुल पुल करता होगा, इस पे दबाव देखा कभी, बोलो उतना खुराफात नहीं था, हम लोग देखे थे कि धंसता भी है क्या, इसी से निकलेगा क्या ज्वालामुखी। तो एक ये जगह और एक तलवे के नीचे वाली जगह, ये दोनों को कहा जाता है कि अगर कुछ बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना है, कुछ भी करना है, इन दोनों जगहों को अगर आप सहला देते हैं या उसको, इस पे हल्दी उल्दी रख दिया जाता है, छोटे में हल्दी अदरक वगैरह, मम्मी लोग होते हैं कि ये मजबूत हो माथा इसका। आपके यहाँ घी रख दिया जाता होगा हरियाणा में,
तो सबसे कमजोर हिस्सा क्या था? फिर घी जम जाता है, फिर माथा काम करना थोड़ा कम काम करता है। आओ इधर, मजाक है, जीना भी है तुम्हारे साथ ही, मरना भी है। अरे क्या पढ़ा रहा था? इब्न सीना अपने सीने की राज में क्या बता रहे थे कि माउंटेन का पीक वाला हिस्सा सबसे कमजोर होता है। इसका मतलब कि दुनिया में सबसे ज्यादा सरफेस पे अगर इरोजन होता है तो किसका होता है? माथे का, माउंटेन के पीक का। और उसी इरोडेड मटेरियल से जो मटेरियल अपर्दित होकर पदार्थ जो आता है वही धरती पे फैल करके किसका निर्माण करता है? सॉइल फॉर्मेशन करता है, मिट्टी का निर्माण करता है। तो सबसे कमजोर किसको बताया इन्होंने? माउंटेन पीक को। तो माउंटेन पीक को इन्होंने सबसे कमजोर हिस्सा बताया। और मिट्टी का निर्माण किससे होता है? इसी से निकला हुआ पदार्थ जो बह बह के आ रहा है उसी से सॉइल फॉर्मेशन होता है। तो दो इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने बताया, ठीक है। इरोजन मैक्सिमम कहाँ होता है? पीक पे होता है। सबसे अपर लैंडफॉर्म कमजोर होता है। अब देखो, जब हम लोग आइसोस्टेसी का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, नहीं डटन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, उस समय यही बात निकल के आया कि जो लैंडफॉर्म जितना ऊंचा होता है वो उतना लेस डेंसल होता है। प्राट यही समझाने की कोशिश की। माउंटेन इसलिए सबसे ज्यादा इरोजन किसका हुआ है? माउंटेन का हुआ है। देखने में तो चट्टानी लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा काट छांट किसका हुआ है? माउंटेन का हुआ। ये वर्षों पहले, यानी कि 1000-2000 साल पहले कौन कह रहा है? इब्न सीना बता रहा है, अरब के टाइम। तो बहुत बड़ी बात थी उस समय के लिए। आइए अब हम कहानी के एंड की तरफ चलते हैं। अगर इसको पहचान लिए तो किसी को मार देना जाकर। बताइए क्या है ये? कितने नंबर का? कौन पहन के घुमा था? इब्न, पैरों में, वो आगे की लाइन तुम लोग खुद गा लेना। इब्न बतूता। जूता ऐसा था इनका 8 नंबर का, ये पाँव बाहर हो गया क्या? इनका जूता ऐसा था कि ये सबसे ज्यादा इस जूते को पहन करके घूमे, इसलिए इनको अरब का मार्को पोलो कहा जाता है। मार्को पोलो ऑफ अरबियन जोग्राफर्स। तो अरब जोग्राफर में इनको मार्को पोलो कहा जाता है। सबसे ज्यादा दूरी तय करने वाले लोगों में से थे, ये घूमते रहते थे। और देखो बतूता नाम है, यानी बिना बात के हुए रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेला कि ना रहेला? ना रहेला। इनकी फेमस बुक थी एक, रहेला द ट्रेवल्स करके, है ना? रहेला होगा बुक में, बुकलेट में लिखा होगा रहेला द ट्रेवल्स। तो जो व्यक्ति बतूता होगा वो बिना बात किए रहेगा? रहेला कि ना रहेला? ना रहेला। तो इब्न बतूता। अब देखो, जूता बनाने का उद्देश्य था कि अरब का मार्को पोलो कहा जाता है, बहुत ज्यादा दूरी तय किया इसको, इधर उधर घुमक्कर थे ये भी। तो इब्न बतूता के बारे में दो बातें ध्यान रखना, जूता से ज्यादा घूमने वाला, अब बतूता से ना रहेला। रहेला द ट्रेवल्स करके इनकी बुक थी। और सबसे लास्ट में एक व्यक्ति आता है, उसको देखो पहले, मोटा देवदत्त, दिन में, इसका मतलब खा ही रहा बैठ के, थाली लगा दे रहे हैं पहले। इनका नाम क्या है? इब्न खालदुम। ये देख लो, दोनों हाथ से खाते रहता है व्यक्ति, मोटा हो गया बिल्कुल, है ना? कोई छोटा मोटा भगवान फेल हो जाए इनके सामने। ये देखो खा ही रहे हैं, कभी लड्डू कभी कुछ। नाम क्या है? इब्न खालदुम। खालदुम। ये खाना ही मांगते रहते थे। कोई इनको जाकर इनके घर आता था, कोई भी कुछ बोलता था तो बोलते थे मुकदिम मुकदिम, मुंह में कुछ देना है दो खाने पीने को। बुक इनकी फेमस बुक क्या है? मुकदिम करके बुक है इनकी फेमस। नाम क्या है? खालदुम। छोटा बच्चा कहोगे खालदुम तो क्या कहेगा? मुकदिम 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 खालदुम। बस ऐसे ही इसको सेट करके याद कर लेना है, खालदुम मुकदिम। अब आपको बात क्या ध्यान रखनी है, सबसे पहले उड़ते हुए कौन आया था?
अल मसूदी। खेत से कौन आया था? हाकल। एक जोरे में कौन आया था? बलाकी और मकदीसी। बलपूर्वक मकसद पूरा करने आया था, बलाकी मकदीसी एक साथ रहता है दोनों। अच्छा, इनविटेशन पे कौन आया था? एल बरूनी, है ना, गेस्ट हाउस में रुकवाए थे। इदरी से कौन आया था? इदरीसी, पानी से। इदरी से कौन आया? इदरीसी। किनके घर आया था? सीना के घर, 7 नंबर पे। यही रिकॉल किए थे सबको। 8 नंबर पे क्या है? जूता, मतलब इब्न बतूता। बतूता की पुस्तक कौन सी थी? रहेला। और लास्ट में कौन आया? कितने नंबर पे? 9 नंबर पे। ये सारे अरबियन जोग्राफर। जब भी आप पीवाईक्यू देखेंगे तो ये आपको क्वेश्चन में इन्हीं सब से जुड़ी हुई चीजें मिलेंगी। ठीक है, सब लोग कोशिश करना ग्रीस जोग्राफर से लेकर के ग्रीस, रोमन, डार्क एज का ये दोनों 3 वो मैप, इतना आप लोग पढ़ लेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिनेसा पीरियड और जर्मन जोग्राफर्स दोनों को खत्म कर लेंगे। तो फ्रेंच, ब्रिटिशर्स और अमेरिकन बचेगा, यानी कि नेक्स्ट जो 2 डेज होगा मंडे ट्यूसडे में ये खत्म हो जाएगा। 5 लेक्चर जो बोलता हूँ, 5 लेक्चर बहुत हो जाता है, आराम से खत्म हो जाता है, बशर्ते कि इसको इसी वे में जाके माइंड में सेट कर लिए। बुकलेट की रीडिंग दे लिया, बुकलेट से चीजें फैक्ट्स उठा करके आप अपने तरीके से इसको संभाल लेते हैं सेट करके, तो ये याद रह जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही।